लर्निंग बाय एपी सर में आप सभी का स्वागत है। छोटे भाइयों को स्नेह और बड़े भाइयों को नमस्कार। चलिए, इसके सामने हम 126 क्वेश्चन को देख रहे हैं और 126 से लेकर के 125 तक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाल ही में बीआरओ के उत्कृष्टता के 2 केंद्रों का उद्घाटन किसने किया। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर बीआरओ का मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बीआरओ का मतलब बी फॉर बॉर्डर, आर फॉर रोड एंड ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो बीआरओ का जो फुल फॉर्म हुआ वो बना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अब हमें पता है बीआरओ का मतलब क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब लगे हाथ हम इसको भी देखते हैं कि कोर्सा का मतलब क्या है। कोर्सा, ठीक है, इसका क्या फुल फॉर्म है तो ये भी जानना जरूरी है। तो कोर्सा का फुल फॉर्म है सेंटर द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस, ठीक है। तो कोर्सा का फुल फॉर्म हुआ द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस, ठीक है। अब समझते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ब्रो के उत्कृष्टता के 2 केंद्रों कोर्सा और कोएब्रोट को क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो इसका उद्घाटन पूछ रहा है किसने किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजनाथ सिंह के बारे में, ठीक है। तो राजनाथ सिंह जी ने क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है। अब थोड़ा सा यहाँ जानते हैं कि सड़क सुरक्षा एंड सड़क निर्माण जो बढ़ावा दिया जाता है वो ब्रो द्वारा स्थापित 2 उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन जो क्या नाम है, राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया। ये कब किया गया, तो ये 11 जून 2021 को किया गया, ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाओं के विश्लेषण के साझाकरण के माध्यम से सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना और बहुमूल्य जीवन बचाने के तरीके सुझाना, यही इसका एम है, उद्देश्य, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर 126 नंबर क्वेश्चन का हो गया, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बच रहा है क्या, इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, कोएब्रोट का, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है सेंटर द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। देखिए दोनों में द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है तो दोनों से आपको पता होगा, याद करने में आसानी होगी। द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड्स ब्रिजेस एयरफील्ड्स एंड टनल्स एक सेकेंड, ठीक है, एंड टनल्स। तो एक चीज़ हमें समझ में आया कि इसमें क्या क्या आया, कि पहली बात तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड्स के बारे में बात कर रहा है। तो रोड पे भी हम व्हीकल लेकर के चलते हैं, ठीक है, ब्रिजेस पे भी हमें व्हीकल का काम होता है, और एयरफील्ड्स में जैसे हेलीकॉप्टर्स वगैरह हो गए, हमारे वायुयान्स वगैरह हो गए, और टनल्स में जो शिप्स वगैरह शिपयार्ड्स की बात किया जा रहा है। तो इन सब के बारे में क्या किया जा रहा है, कोएब्रोट और कोर्सा को स्थापित किया गया, इस केंद्रों का उद्घाटन किया गया जिसके तहत सड़क सुरक्षा और सड़क निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया गया। तो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को मनाया गया। अच्छा, ये है क्या, ये एक आभासी अभियान है, ठीक है, जिसके तहत क्या किया जाता है कि विश्व भर में जो बाल श्रम कराए जा रहे हैं उसको रोकने के लिए किया गया एक कार्य है, ठीक है, एक आयोजन है। अब इसकी थीम जरा देख लेते हैं, क्या थी 12 जून 2021 वाली जो थीम थी कोविड 19 महामारी का वैश्विक बाल श्रम पर प्रभाव, ठीक है, बाल श्रम पर प्रभाव। तो ये थीम थी कोविड 19 महामारी का वैश्विक बाल श्रम पर प्रभाव,
और इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी इसे भी हम जानते हैं। इस दिवस की शुरुआत 2002 में की गई थी। तो पहली बार अगर आपसे पूछा जाए कि बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया, तो 2002 में मनाया गया, 12 जून को मनाया गया। ठीक है, और ये किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? ILO पिछले वीडियोस में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इसका फुल फॉर्म पता होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके द्वारा। अच्छा, अब देखते हैं कि बाल श्रम निषेध जो अधिनियम बनाया गया है वो किसकी सिफारिश पर बनाया गया है, तो वह एक थे गुरुपद स्वामी समिति। ठीक है, गुरुपद स्वामी थे और उन्हीं के समिति की सिफारिश पर 1986 में बाल श्रम निषेध अधिनियम बनाया गया। कहाँ पर? इंडिया में। ठीक है, तो अब जरा देखिए इस समय तक क्या हुआ है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 8 में से 6 कन्वेंशन का अनुसमर्थन जो है भारत कर चुका है। अब क्या है कि ओवरऑल अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो 18 वर्ष तक के बच्चों को कोई भी कार्य करने के लिए पूर्ण प्रतिबंध लाए, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है? इंडिया में 14 वर्ष तक के बच्चों के श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए। मतलब 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उसके नीचे जैसे 12-13 वर्ष के बच्चे हो गए, 10 वर्ष के बच्चे हो गए, ये श्रम नहीं करेंगे, कहीं पर भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर करते हैं तो जो करवाएगा वो क्या होगा? पनिश किया जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन 14 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों पर खतरनाक व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाएगा। जैसे कहीं बिल्डिंग वगैरह बन रही हो, वहां ऊपर सामान को पहुंचाना हुआ है, कोई भी ऐसा खतरनाक जो उनके जीवन पर प्रभाव डाले, तो 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन अगर वो अपने स्टडी के लिए कुछ कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे उनके जान का जोखिम नहीं है, तो वह काम कर सकते हैं, वह श्रम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि ILO के 8 में से 6 कन्वेंशन का समर्थन भारत कर चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय में उगाए गए बाजरा की पहली खेप उत्तराखंड से किस देश को निर्यात की जाएगी, तो वह है आपका डेनमार्क। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डेनमार्क। डेनमार्क को उत्तराखंड में जो बाजरा उगाया गया है उसको वहां से बेचा जाएगा। ओके, नाउ 129 क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो 129 जो कह रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा के नागराज नायडू। ठीक है, ये UN की ब्यूरोक्रेसी के रूप में इनको चुना गया है भारत की तरफ से। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 138 क्वेश्चन क्या है? 138 क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? अच्छा, इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था कि टॉप पे कौन था? ऑकलैंड था। सबसे लोवेस्ट कौन था? दमिश्क था। अगर आपको याद आ रहा हो तो अच्छे से पता होगा। ठीक है, वहां पे बहुत ही अच्छे से हम लोग ने डिस्कस किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टॉप के बारे में पूछ रहा है तो ऑकलैंड हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 131 क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस देश की महिला गोसियामे 37 वर्षीय हैं जो उन्होंने एक साथ 10 बच्चों को जन्म देकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, तो ये हैं साउथ अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की हैं महिला। ठीक है, इनका पूरा नाम है गोसियामे थमारा सिथोले। ठीक है, क्या नाम है? गोसियामे थमारा सिथोले। ठीक है, ये महिला हैं जिन्होंने एक साथ 10 बच्चे को जन्म दिया है। ऐसा करने वाले विश्व की ये पहली महिला हो गई हैं, अभी तक ऐसा किसी ने नहीं किया था। ठीक है, जिसमें से 10 बच्चों में 7 लड़के और 3 लड़कियां हैं। ठीक है, और वो सिजेरियन सर्जरी के द्वारा पैदा हुए। चलिए, अब यहाँ पे सवाल ये भी आ सकता है कि आखिर 10 बच्चों का रिकॉर्ड अगर इन्होंने बनाया है तो इनसे कम वाला भी रिकॉर्ड रहा होगा किसी के नाम पे। ठीक है, तो वो हैं माली की एक महिला है 25 साल की, ये तो 37 वर्षीय हैं। माली की एक 25 वर्ष की लड़की है या महिला, जो भी कहना चाहें, उसने 9 बच्चों को एक साथ पैदा किया था। ठीक है, उसका नाम था हलीमा सीजे। हलीमा सीजे। ठीक है, तो ये दोनों महिलाओं ने रिकॉर्ड कायम किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? ठीक है, तो ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड जो है वो किसे दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर चारू खोसला। ठीक है, अब डॉक्टर चारू खोसला कौन है, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। और ये आखिर किस तरीके से इनको दिया गया, क्या कार्य था? ठीक है, देखते हैं। तो डॉक्टर चारू खोसला जो है चिटकारा यूनिवर्सिटी में
एक प्रोफेसर हैं, ठीक है, और यही विनर हैं ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 के, ठीक है। और इसको दिया किसके द्वारा जाता है, तो ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड जो है FICCI के द्वारा दिया जाता है। अब आप पूछेंगे कि फिक्की, ये इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ठीक है। तो अब आपके माइंड में ये बात आ सकती है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, कहाँ से दिया जाता है, तो वो है अमृतसर, ठीक है। तो किसके लिए दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पलरी वर्क इन एनर्जी मैनेजमेंट। तो एनर्जी मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि कहीं पे भी बिजली वगैरह की व्यवस्था की जाए या कुछ ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाए जिसके तहत हम बहुत ही अच्छे तरीके से ऊर्जा का प्रयोग कर सकें, ठीक है। तो ये हो गए, चिटकारा यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किसके द्वारा 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया गया है। तो सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम अभियान जो है ये शुरू किया गया है 112 आकांक्षी जिलों के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 112 आकांक्षी जिलों के लिए शुरू किया गया है। पूछ रहा है किसके द्वारा या शुरू किया गया, तो नीति आयोग के द्वारा शुरू किए गए हैं, ठीक है, जो कि 2018 में ही शुरू किया गया था, ठीक है। वहाँ पे हम सुरक्षित तुम सुरक्षित एक कार्यक्रम था, अब इसे अभियान के रूप में संज्ञा दे दी गई है, जिसमें क्या किया जाएगा, हर एक जिले का जो डीएम होगा उसकी निगरानी में स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा और कोविड में रहने वाले जो एसिम्प्टोमेटिक पर्सन्स होते हैं, जिनमें कम लक्षण होते हैं कोविड के, उनको घरेलू सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि सुरक्षित हम सुरक्षित तुम 112 आकांक्षी जिलों की शुरुआत नीति आयोग के द्वारा की गई है, ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेरावीक, सेरावीक का मतलब क्या है, ये है आपका सेरावीक, ठीक है। तो सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो अगर लीडरशिप की बात होगी तो हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी कहीं पीछे हटने वाले हैं क्या, टॉपर तो यही होंगे ना। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। अब यहाँ हम समझते हैं कि सेरावीक जो ग्लोबल एनर्जी एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया जाता है, ये क्यों दिया जाता है, ये किया जाता है एनवायरनमेंट में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने के लिए। अब जैसे यहाँ पे क्या किया गया, इंडिया में हुआ कि पहले हम लोग ऑर्गेनाइज जो मैटर हुआ करता था उससे हम प्रयोग किया करते थे। मतलब जैसे हम लकड़ियों को जलाकर खाना बनाया करते थे, गांव में अधिकतर ये देखा जाता था। लेकिन क्या किया गया, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर घर घर पहुंचाया गया। तो उससे क्या हुआ, एनवायरनमेंट में जो कोयला या CO2 का उत्सर्जन हो रहा था उसमें कमी आई, ठीक है। सोलर पैनल का विकास किया गया, जिसके तहत क्या हुआ, जिसके तहत इलेक्ट्रिक उत्पादन हुआ। और उसके तहत हमें ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं हमने इन्वायरमेंट में बहुत ही अच्छा कार्य किया। इन सब कार्यों के लिए जो क्या किया गया, इसीलिए मिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया। अच्छा, ये अवार्ड कैसा है, ये ग्लोबल एनर्जी इन्वायरमेंट अवार्ड है। लीडरशिप तो आएगा ही, ठीक है, किसी की लीडरशिप में हुआ है, किसके तहत इन्वायरमेंट में चेंजेस आए हैं, इसलिए दिया जाता है। अब 1983 में यह स्थापित हुआ था, इसके बारे में भी जानना जरूरी है, ठीक है। 1983 में स्थापित हुआ और इसको स्थापित करने वाले कौन, डॉक्टर डेनियल येरजिल, ठीक है, डॉक्टर डेनियल येरजिल, ये थे, इसको स्थापित किए थे। अब सेरा का फुल फॉर्म यहाँ देखते हैं क्या होगा, ठीक है, सेरा। तो इसका हो जाएगा कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो सेरा का फुल फॉर्म में पता चला। तो सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एनवायरनमेंट लीडरशिप के बारे में हमने जाना। ये है क्या, ये एक कंसल्टिंग कंपनी है यूनाइटेड स्टेट्स में जो लोगों को अवार्ड देती है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें एडवाइस किया जाता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को एनर्जी मार्केट्स और जियोपॉलिटिक्स में या इंडस्ट्री ट्रेंड्स और स्ट्रेटजी अपनाने के लिए, ठीक है। और 2021 की सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड की थीम क्या थी, तो उसे भी जानते हैं। वो थीम थी द न्यू मैप एनर्जी क्लाइमेट एंड
चार्टिंग द फ्यूचर एंड चार्टिंग द फ्यूचर। ठीक है, तो ये इसकी थीम थी। चलिए, ये अवार्ड किसके लिए मिला? तो नरेंद्र मोदी साहब को मिला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इतना बहुत है, बहुत ज़्यादा डाटा हो जाएगा नहीं तो। चलिए, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? अच्छा, ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें 1 लाख, कितना, 1 लाख यूएसडी मतलब अमेरिकन डॉलर जो है, जिसमें $1 में इस समय 75 रुपये हो रहे हैं, उसमें $1 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। यही कारण है कि प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार को आर्किटेक्ट का नोबेल प्राइज कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें जानना जरूरी था। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज दिया किसे जाता है। देखिए, नोबेल प्राइज भी किसी जीवित व्यक्ति को दिया जाता है, उसी तरीके से प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज जो है ये भी एक जीवित वास्तुकार को दिया जाएगा। और क्यों दिया जाएगा? उसके विश्व स्तरीय योगदान हेतु प्रतिवर्ष दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय ये पुरस्कार है। ठीक है, तो वो विश्व स्तरीय कोई ऐसा कार्य करे जिसके तहत वो सराहनीय हो, तो उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं कि प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। और किसने की थी ये भी जानते हैं, तो वो थे जय ए प्रित्जकर। जय ए प्रित्जकर, जय ए प्रित्जकर, और उनकी वाइफ थी जिनका नाम था कैंडी। ठीक है, तो कब हुआ था? 1978 में इसकी स्थापना हुई थी और हयात फाउंडेशन के तहत ये स्थापित किया गया था। ठीक है, अच्छा, अब आपको जानकर ये भी हैरानी होनी चाहिए कि 2018 में भारत के एक बालकृष्ण दोषी थे, उनको ये पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट टाइप का ये पुरस्कार होता है। ठीक है, अच्छा, चलिए अब यही बात आती है कि पहली बार प्राइज इसको कब दिया गया? जब 1978 में इसकी स्थापना हुई होगी, तो डेफिनेटली 1979 में इसको पुरस्कार देने की श्रेणी में लाया गया होगा, 1 साल बाद। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है कि प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो है 2021 का, ये किसे मिला? तो ये मिला है यावोन फॉरेल और सैली मैकनामारा। ठीक है, तो ये दोनों व्यक्तियों को क्या मिला है? ये 46वें 47वें व्यक्ति हैं जिनको प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, और ये दोनों आयरलैंड में डबलिन एक शहर है ना, वहाँ के हैं। ठीक है, तो 2020 का अवार्ड किसको गया, ये इस तरीके से हमें पता चला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? सबसे पहले तो हम यहाँ जानना चाहेंगे आपसे, आप कमेंट में बताइएगा कि आरबीआई के गवर्नर इस समय कौन है। ठीक है, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा। ठीक है, तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? अब उसके आगे हम बात करते हैं कि आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनमें से एक है महेश कुमार जैन, जिनकी नियुक्ति 2018 में 3 वर्षों के लिए की गई थी। ठीक है, तो इनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? 2 वर्षों के लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन, 2 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने इसको बढ़ाया है। अच्छा, अब यही बात आती है कि आरबीआई के अगर 4 डिप्टी गवर्नर हैं तो हमें 3 और का पता होना चाहिए। तो वो 3 कौन है? माइकल पात्र। अगले कौन है? एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। कौन है? टी रविशंकर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चारों आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर के बारे में पता चल गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो उनका नाम है तिलोत्तमा सोम। ठीक है, और इनकी एक मूवी है, फिल्म है राहगीर। इसी फिल्म में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अवार्ड मिला है तिलोत्तमा सोम को। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन? तिलोत्तमा सोम। ये यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल
के तहत इनको दिया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कितने भारतीय संस्थानों को शीर्ष 200 में जगह दी गई है? तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो 2022 है, इसमें टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था? तो 1300 यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया। तो इसकी टॉपर कौन रही है, मतलब फर्स्ट पे कौन है? तो MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कहाँ पे है? अमेरिका में है। उसके बाद सेकेंड पे कौन है? ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, उसके बाद अगेन अमेरिका की है स्टैनफोर्ड। तो ये तीन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, ये तीन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉपर हैं। ठीक है, फर्स्ट MIT, सेकेंड ऑक्सफोर्ड एंड थर्ड वन स्टैनफोर्ड। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में किसने टॉप किया? तो इंडिया में IIT बॉम्बे जो है वो टॉप पे रहा। अच्छा, जब IIT बॉम्बे है, अब यहाँ से हमें पता चल गया होगा कि टॉप 200 में वो अपनी जगह बनाया ही होगा। तो वो कौन कौन से हैं टॉप 200 वाले? 3 हैं। तो तीनों का नाम हमें पता होना चाहिए। एक है IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे। दूसरा कौन सा है? IIT दिल्ली, IIT दिल्ली। ठीक है, तीसरा कौन है? IISC, मतलब IISC मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चला कि टॉप 200 में जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हैं IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IISC। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चला टॉप 200 में कितने हैं? 3 हैं। चलिए अब यही बात करते हैं कि आखिर ये लोग कब से टॉप कर रहे हैं। तो टॉप 200 में 5 वर्षों से, 2017 से लगातार इन लोगों की पोजीशन IIT बॉम्बे, दिल्ली और IISC की बन रही है टॉप 200 में। ठीक है, तो टॉप 200 में कितने हो गए इस तरीके से। अच्छा, टॉप 1000 की अगर बात करें कि टॉप 1000 में भारत के कितनी यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया, मतलब कौन कौन आई हैं टॉप 1000 में? तो टॉप 1000 में 22 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं भारतीय, वो शामिल हैं। अब यहाँ बात आती है कि सबसे लोवेस्ट पे कौन रहा होगा, आ सकता है आपके एग्जाम में। तो वो है ज़ेगाजिग। क्या नाम है? ज़ेगाजिग, जो कहाँ पे है? इजिप्ट में। इजिप्ट मतलब मिस्र में। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि टॉपर कौन रहा है वर्ल्ड पे, ओवरसीज़ पे। इंडिया में कौन रहा है? IIT बॉम्बे है। ठीक है, और सबसे बॉटम पे कौन सी है? तो वो भी हमें पता चला, ज़ेगाजिग यूनिवर्सिटी, जो मिस्र की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुल इसमें याद रखिएगा 1300 यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था ऑल ओवर वर्ल्ड से। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि नंबर 1 कौन है? लियोनेल मेसी हैं। ठीक है, और सुनील छेत्री। अब सोचो, सुनील छेत्री जो हैं लियोनेल मेसी को भी, अर्जेंटीना के हैं, इनको पीछे कर दिया है ना। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग फीफा वर्ल्ड कप खेलते नहीं, इसलिए हम लोगों की उतनी पहचान नहीं है। तो सुनील छेत्री जो हैं ऐसे करने वाले, सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी बन गए। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 140 की बात कर लें। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने विश्व निकाय के प्रमुख के रूप में 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए किसकी सिफारिश की है? तो आपको पता होना चाहिए कि 2006 से लेकर के 2016 तक कौन था? बान की मून। अब 2016 या 17 से लेकर के अब तक कौन है? एंटोनियो गुतेरेस हैं। एंटोनियो गुतेरेस। ठीक है, तो एंटोनियो गुतेरेस हैं। अब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? एंटोनियो गुतेरेस हो जाएगा, जो कि क्या है? UN के प्रमुख हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 141 वाला कह रहा है कि हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो वह राज्य है हरियाणा। ये बहुत अच्छी बात है कि हरियाणा जो है इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हरियाणा है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? एनीमिया मुक्त भारत 2020-21 की बात अगर करें, क्योंकि वो 19-20 की रिपोर्ट है, तो 2020-21 में सबसे पहले कौन पे है ये जानना ज़रूरी है। तो फर्स्ट वन है MP के बाद अगर किसी का स्थान आता है तो वो है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। और उसके बाद अगर किसी का स्थान आता है तो हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो ये टॉप 3 हैं जिनको एनीमिया मुक्त भारत रिपोर्ट में स्थान मिला है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 142। तो 142 जो क्वेश्चन है, हाल ही में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असम में कुल जो है 7 हैं, ठीक है। असम में कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। अब उन 7 में 7वां कौन सा है? देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य है। अब यह स्थापित कब हुआ था देहिंग पटकाई? तो ये हुआ था 2004 में, इसको वन्य अभयारण्य की संज्ञा दी गई थी या घोषित किया गया था, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे है देहिंग पटकाई वन्यजीव? तो ये 2 जिलों में पड़ता है, तिनसुकिया। कहाँ पड़ता है? तिनसुकिया और डिब्रूगढ़। तिनसुकिया और डिब्रूगढ़, ठीक है। इन 2 जिलों में पड़ता है कौन? देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। अब यहीं आपके माइंड में ये भी आना चाहिए कि आखिर 7वां ये है तो छठा कौन सा होगा? तो छठे की बात ले हैं, छठा कौन सा हो जाएगा? छठा हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, हाँ, छठा जो है वो रायमोना नेशनल पार्क है, जो असम में है। कौन सा है? रायमोना। एक सेकेंड, कलर चेंज हो गया, हाँ, रायमोना। फिर से लिख देते हैं, रायमोना नेशनल पार्क जो छठा नेशनल पार्क हुआ है किसका? असम का। और ये कहाँ कहाँ पे है? ये गोसाई गांव और कहाँ पे है? गोसाईगांव और कोकराझार में। ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि छठा रायमोना नेशनल पार्क गोसाईगांव और कोकराझार में है। 7वां राष्ट्रीय उद्यान जो बना है असम का देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य है, जो कहाँ पे है? तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 143 क्वेश्चन की तरफ। टाइम कुछ ज़्यादा ही हो रहा है इस बार। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडो थाई कॉर्पेट अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजन अंडमान सागर में किया गया है? तो ये याद होना चाहिए आपको। अंडमान सागर में किया गया है तो उस तरफ का है थाईलैंड, ठीक है, क्योंकि इंडो और थाई की बात कर रहा है। तो यहाँ पे बात होगी भारत का आईएनएस सरयू जो है, और थाईलैंड का एचटीएमएस क्राबी, ये दोनों ने हिस्सा लिया। भारत की तरफ से आईएनएस सरयू और एचटीएमएस क्राबी थाईलैंड की तरफ से दोनों ने हिस्सा लिया, और दोनों ने इंडो थाई कॉर्पेट अभ्यास में हिस्सा लिया, जो 31वां संस्करण था। कौन सा था? 31st संस्करण था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। अच्छा, कॉर्पेट अभ्यास कब से हो रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए। थाईलैंड के साथ किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर आयोजित किया जाता है, तो वो है 2005 से हमारा अभ्यास थाईलैंड के साथ चल रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाल ही में जारी क्यूएस, देखिए अभी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है? तो ये रहा आपका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद आता है ऑक्सफोर्ड, उसके बाद आता है स्टैनफोर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डिस्कशन हो चुका है। चलिए 145 में पहुंचते हैं। हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है? तो सतत विकास या एसडीजी इसी को बोला जाता है, उसमें है 117वीं रैंक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 146 क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में जारी द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है? तो पहला है चाइना का विश्वविद्यालय। तो चाइना का है तो आपको पता ही होगा, सिंहुआ यूनिवर्सिटी जो है ये फिर से टॉप की है, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है पूरे एशिया में। इसमें टोटल द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टोटल 551 इंस्टीट्यूट्स को शामिल किया गया था पूरे एशिया से, जिसमें अगर हम बात करें कि इंडिया की तरफ से टॉप किसने किया, तो इंडिया की तरफ से टॉप किया है IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने इंडिया की तरफ से टॉप किया है। अब यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि टॉप 100। अच्छा देखिए अगला ही क्वेश्चन है, हाल ही में जारी द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के टॉप 100 लिस्ट में भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? तो टॉप 100 में 3 विश्वविद्यालय शामिल हैं, और वो कौन कौन से हैं? पहला वाला तो यही हो गया, IISc बेंगलुरु, ठीक है। सेकेंड है IIT रोपड़। कौन सा है? IIT रोपड़, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला कौन सा है? IIT इंदौर। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि ये 3 कॉलेजेस जो हैं टॉप 100 में शामिल हैं। किस रिपोर्ट में? द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 रिपोर्ट में। ओके, नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन 148। तो 148 क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाल ही में किस एयरपोर्ट ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है? तो जो ये स्टेटस मिला है वो मिला है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो बेंगलुरु में है, ठीक है। इसमें सोलर पैनल का यूज़ किया गया है, इसलिए इसको क्या मिला है? एयरपोर्ट
ऐसा है जो नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया। ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 149, हाल ही में रायमोना रिजर्व, देखिए अभी डिस्कस कर चुके, ये कहाँ पे है तो इसको देखते ही आप बता सकते हैं कहाँ पे है, असम में है। ठीक है, असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भारत ने किस देश से खरीदा है, तो वह देश है कौन, अमेरिका। अच्छा, अमेरिका के साथ क्या हुआ है कि 16,000 करोड़ की डील हुई है, भारत सरकार और अमेरिकी गवर्नमेंट में 16,000 करोड़ की डील हुई है, जिससे हम क्या करेंगे, MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, वो भी कितने, 24। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।